Hello everyone. We'll continue with our lecture on space tech. Today it would be the last lecture on space tech. We were doing all the systems, or you can say we were studying about various applications of space technology. We studied about ISRO. We studied about the scientists involved in ISRO. We studied about the launch vehicles, then types of satellites that ISRO has launched. Then we reached into remote sensing, GIS, GPS, as well as NAVIC. So what today we are going to study about is we are going to study about various applications that remote sensing uses, various applications that space tech uses, such as radar, lidar, and all. So the first topic of today's discussion is radar. ये आपके notes में नहीं है, but इसका short note बना लीजिएगा. 3 मार्क का 5 मार्कर के हिसाब से ये important है. रडार. रडार का फुल फॉर्म क्या रहेगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. अगर हम रडार की बात करें, रडार एक कह सकते हो, रडार इज इक्विपमेंट दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. स्पेसिफिकली जो एनिमी फोर्सेस के एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने के लिए इसको डेवलप करा गया था. देखते हैं इसके बारे में. Radar was originally developed to detect enemy aircraft during World War II. Radar is an electromagnetic sensor that is used for detecting, locating, tracking, and recognizing objects of various kinds at considerable distances. तो रडार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रडार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर है जो कि डिटेक्शन, लोकेशन, ट्रैकिंग और रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है. नाउ ये फंक्शन कैसे करता है ये देख लेते हैं. इट ऑपरेट्स बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. यूजुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ये रेडियो वेव्स के थ्रू फॉर्म में ये क्या करा जाता है? एमिट करा जाता है. किस तरफ? टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज टारगेट्स एंड ऑब्जर्विंग द इकोज रिटर्निंग फ्रॉम देम. आपने साउंड वगैरह के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में. साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती हैं किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या रिटर्न होती है कि नहीं? सेम थिंग रडार भी इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है. रडार में होता ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करा जाता है? एमिट करा जाता है. फिर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी टारगेट से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे ही होंगे. तो इस रिफ्लेक्टेड इको को मेजर करा जाता है. ठीक. और इस तरह से ऑब्जेक्ट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करा जाता है. अब जैसे कल हमने याद, अगर आपको याद होगा, हमने कल बात करी थी जीपीएस के लिए क्या करा, सिग्नल सेंड होता है, फिर सिग्नल को रिसीव करा जाता है, फिर जगह को ट्राइंगुलेट करा जाता है. रडार कुछ ऐसा ही काम करती है. व्हाट रडार डज इज एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ वेव, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसको एमिट करी जाएंगी. ठीक. फिर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी एक ऑब्जेक्ट से टकराती है और रिटर्न होती है, इको के फॉर्म में ये रिटर्न होती है, तो रडार उसको रिसीव भी करेगा. अब ड्यूरिंग एमिशन और रिसीविंग के दौरान जो टाइम लैग है, उसी टाइम लैग को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का बॉडी शेप वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? उस टारगेट को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उससे लोकेट भी कर सकते हैं, प्लस ट्रैक भी करते हैं. देखते हैं इसके बारे में. Radar the targets may be aircraft, ship, spacecraft, automotive vehicles, astronomical objects or even birds, insects and rain. Radar के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं. Besides determining the presence, location and velocity of such objects, radar can sometimes obtain their size and shape as well. ठीक. जैसे कि रडार जो एयरक्राफ्ट वगैरह को मॉनिटर करती है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करती है? इट विल डिफरेंशिएट ऑन बेसिस ऑफ एयरक्राफ्ट की जो ट्रैवलिंग स्पीड है प्लस साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो ये साइज वगैरह को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लस उसका शेप भी, विंगलेट्स कैसे हैं क्या नहीं, ये सारी चीजें रडार में भी ऑब्जर्व करी जा सकती हैं. नेक्स्ट, रडार. अभी हम जो पढ़ने वाले वो रडार की वर्क के बारे में पढ़ने वाले कि रडार कैसे काम करता है. Radar typically involves the radiating of a narrow beam of electromagnetic energy into space from an antenna. नीचे ध्यान दीजिएगा. Now this is the antenna over here, the emitter. Now what this emitter does is, या फिर antenna does is, it will emit
रेडियो सिग्नल्स और या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टुवर्ड्स अ टारगेट और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये जो रेडियो सिग्नल्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू हिट ऑन टू अ टारगेट। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक एरोप्लेन है, जैसे ही ये वेव्स इस टारगेट से टकराएंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल रिफ्लेक्ट बैक इन फॉर्म ऑफ अ इको। फिर रडार क्या करती है, इसी इको को वापस से क्या करेगी, रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद होता ये है कि ये जो टाइम लैग है बिटवीन एमिशन एंड रिसीविंग, इसी टाइम लैग को स्टडी करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मॉनिटर करा जाता है। देखते हैं, द नैरो एंटीना बीम स्कैन्स अ रीजन where targets are expected. When a target is illuminated by the beam, it intercepts some of the radiated energy and reflects a portion back towards the targets या फिर radar system. जब कोई एनर्जी बीम टारगेट से हिट होती है, कुछ क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टुवर्ड्स द रडार सिस्टम। A receiver attached to the output element of the antenna extract the desired reflected signal। जो reflected signal है उसे receiver क्या करता है, रिसीव करता है और उसे extract करता है। Range or distance is determined by measuring the local time it takes for the radar signal to make the round trip to the target and back। That means जो radar है ये real time में क्या करता है, ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस और स्पीड को मेजर कर सकते हैं। एंड अगेन ये जो वेव्स है कॉन्टिन्यूसली एमिट करी जा रही है, रेडियो वेव्स जो है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कॉन्टिन्यूसली एमिट भी करी जा रही है, कॉन्टिन्यूसली रिसीव भी करी जा रही है। इसी वजह से होगा क्या, जब एरोप्लेन या फिर कोई भी चीज मूव करेगी उसकी मोशन को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इतनी स्पीड के साथ कर रही है, उसका शेप क्या, ये सारी चीजें रडार से क्या करी जा सकती है, आइडेंटिफाई करी जा सकती है। So this is radar and how it functions. Again, radar and उसका जो एप्लीकेशन है ये हमारे 3 and 5 मार्कर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उसकी जो फंक्शनिंग है ये जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट वन इज लिडार, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रडार, द ओनली डिफरेंस इज रडार में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे लिडार पे हम क्या यूज करेंगे, लाइट या फिर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। देखते हैं इसके बारे में। लिडार स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेस लाइट इन फॉर्म ऑफ अ पल्स्ड लेजर टू मेजर रेंजेस टू द अर्थ। अगेन ये जो लिडार है ये हमारे स्पेसक्राफ्ट वगैरह या फिर जो हमारे कह सकते हो ड्रोन्स हो गए और सैटेलाइट्स वगैरह हो गए उनके ऊपर इंस्टॉल रहता है, जिसकी वजह से होगा क्या, इन इक्विपमेंट से या फिर इन ऑब्जेक्ट से या फिर जो लिडार इक्विपमेंट है सैटेलाइट वगैरह जो यहाँ पे इंस्टॉल, वहां से लेजर बीम फोकस करी जाती है कहाँ पे, अर्थ पे, फिर वहां से डेटा कलेक्ट करा जाता है। देखते हैं कैसे क्या। LiDAR measures distance by illuminating a target with a laser and analyzing the reflected light. Same as radar, LiDAR क्या करता है, लेजर लाइट को एमिट करता है और जो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी रिफ्लेक्शन को ये कैप्चर करके स्टडी करके डिस्टेंस को मेजर करता है। LiDAR instrument principally consist of a laser, a scanner and a specialized GPS receiver. GPS receiver का काम क्या है, लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। तो लेजर लाइट के लेजर के जरिए लेजर एमिट करी जाती है, स्कैनर के जरिए उसी एमिटेड या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करा जाता है और स्कैन करा जाता है, और जीपीएस रिसीवर के सहारे एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करा जाता है। फिर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिडार टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ लिडार टेक्नोलॉजी इज क्वाइट बेनिफिशियल and it gives quality data in digital form in a short time. The data can be used in many projects related to road, canal, surface, ट्रांसपोर्ट, सिटी प्लानिंग, लैंडस्लाइड्स, इरिगेशन वगैरह हर जगह पे यूज करी जा सकती है। जैसे कि कहाँ पे कच्चा रोड है, कहाँ पे पक्का रोड है, कनाल्स की कंडीशन क्या है, कहीं अंदर क्रैक तो नहीं है, जो ट्रैफिक वगैरह कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये सारी चीज़ें, सिटी प्लानिंग में कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वो सब ऑब्जर्व करने में, इरिगेशन कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, लैंडस्लाइड्स कहाँ पे हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लिडार से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि लिडार या फिर जो लेजर लाइट है ये डीप पेनिट्रेटिंग लाइट होने की वजह से ये अर्थ के सरफेस के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकता है। जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स दिखेंगे कि लिडार से क्या क्या फायदा हुआ है।
अनप्रेसिडेंटेड न्यू डिटेल्स ऑफ medieval cities in Cambodia near Angkor Wat नहीं है वो वट है VAT Angkor Wat have been revealed using lidar shedding new light on the civilization. अंकोर वट के बारे में आपको पता ही होगा, कंबोडिया में है, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल भी माना जाता है। बहुत सारे उसके माइनर टेम्पल्स अभी भी जंगल में कहीं कह सकते हो छिपे हुए हैं। तो लिडार टेक्नोलॉजी के जरिए छोटे छोटे टेम्पल्स को क्या करी जा रही, स्टडी करी जा रही। साथ ही साथ कुछ टेम्पल्स आज की तारीख में डेब्रीज में दब चुके हैं और लिडार के जरिए उन डेब्रीज में से हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ पे ये ब्रोकन मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। In Telangana, the state government proposes to use LIDAR technology in preparation of high-resolution maps for using in various engineering works and projects that the state is planning. जो उनके रूरल और अर्बन वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट वर्क्स में तेलंगाना गवर्नमेंट इज अबाउट टू यूज लिडार टेक्नोलॉजी. Telangana state government had conducted LIDAR survey on river flow of Godavari in 2018. जो गोदावरी का जो रिवर फ्लो है स्पेसिफिकली फ्लडिंग वगैरह को स्टडी करने के लिए, और वो जो रिवर का जो डेल्टा पोर्शन है प्लस रिवर बेड उसकी कंडीशन को स्टडी करने के लिए लिडार का इस्तेमाल करा गया था। राइट साइड पे आपको जो डायग्राम आपको जो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, दिस इज एन इमेज फ्रॉम लिडार। ये लिडार से एक कह सकते हो एक कॉलोनी या फिर गली का एक इमेज है जहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जहाँ जहाँ पे सॉलिड चीजें हैं वो स्पेसिफिक इमेजरी शो हो रही है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सेटेलाइट से फाइन इमेजरी कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे लोग हैं कहाँ पे नहीं, कहाँ पे रिजिड सरफेसेस हैं जैसे घर वगैरह है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिडार एंड इट्स एप्लीकेशन 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाइसिस। हाइसिस हमारे लिए 3 एज वेल एज प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर में इसका कोई रोल नहीं है। PSLV C-43 recently launched India's first hyperspectral image satellite from Satish Dhawan Space Center. HISIS is a Earth observation satellite built around ISRO's mini satellite 2 bus. तो HISIS क्या है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज सैटेलाइट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है एंड इट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका काम क्या है? ये अर्थ को मॉनिटर करेगा या फिर रिमोट सेंसिंग सेंसर की तरह काम करेगा। इट वॉज प्लेस्ड इनटू पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस का पोलर ऑर्बिट जो है, सॉरी जो लियो ऑर्बिट है उसे उसे हम सन सिंक्रोनस कहते हैं। लियो ऑर्बिट में प्लेस करा गया, लेकिन ये पोलर ऑब्जेक्ट में रहेगा, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये मूव करेगा and has a mission lifespan of 5 years. 1 micro and 29 nano satellites from 8 different countries including USA, Australia and Canada were also launched along with HISIS by PSLV C-43. HISIS का application क्या है देख लेते हैं। HISIS is used for a range of applications like agriculture, forestry, soil survey, geology, coastal zones, inland water studies, environmental studies, detection of pollution from industries and military for surveillance and for एंटी टेरर ऑपरेशंस। अब क्योंकि ये हाई रिजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करेगा तो स्पाइंग के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, एंटी टेरर ऑपरेशंस पे, माओइस्ट वगैरह पे नजर रखने के लिए, प्लस फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, सॉइल एनालिसिस, ये सारी चीजों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इट इज बीइंग एज्यूम्ड, हाइसिस को इंडिया हमेशा इसरो यही कह रही है कि इट इज ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वुड बी यूज्ड फॉर सिविलियन यूज, बट इसके मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन इसरो कौन सा डेटा मिलिट्री को सेंड कर रही है नहीं कर रही है किसी के पास नहीं है। रीजन बीइंग इसरो बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इंडियन डिफेंस फोर्स आल्सो बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपस में क्या शेयरिंग हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। इसरो का ये कहना है कि इट इज अ सिविलियन सैटेलाइट, बट वर्ल्ड एज्यूम्स दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड हाइसिस फॉर मिलिट्री पर्पस, बिकॉज हाई रेजोल्यूशन इमेज का एक मेजर एप्लीकेशन मिलिट्री एप्लीकेशन ही हो सकता है, जैसे कि हमारे अगल बगल के जो नेबर्स हैं उन पे नजर रखने के लिए। हाइसिस को हम प्री के लिए प्लस 3 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट लिगो। लिगो या फिर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये जो लिगो है ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्री में, तो इस वजह से एमपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गया है, प्री के लिए भी प्लस 3 मार्कर के तौर पे। क्योंकि कई बार एमपीपीएससी क्या करते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती है, तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिगो इंडिया, जिसे इंडिगो भी कहा जाता है, इसका इंडिगो एयरलाइन से कोई लेना देना नहीं है।
LIGO India Observatory is scheduled to be operational in 2024. It is planned. It is a planned advanced gravitational wave observatory. As the name suggests, इस observatory का काम क्या है? ये gravitational waves को observe करता है. But question is, कौन से gravitational waves? अर्थ के ग्रेविटेशनल वेव्स की बात नहीं हो रही. यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स की बात हो रही है जो कि स्पेस से एमिट होती है. अब क्वेश्चन आएगा, स्पेस से कौन सी ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होती हैं? जब कोई स्टार, कोई प्लैनेट डिस्ट्रॉय होता है, डेड स्टार जिसे आप कहते हो, ब्लैक स्टार जिसे आप कहते हो, या फिर ब्लैक होल जिसे कहते हो, जब ये स्टार या फिर प्लैनेट डिस्ट्रॉय होती है, so they emit waves and those waves are your gravitational waves. LIGO का काम इसी gravitational wave को ऑब्जर्व करना है. It is planned advanced gravitational wave observatory to be located in India as part of worldwide network. It is planned as a collaborative project between a consortium of Indian research institutions and LIGO laboratory in the USA, along with its international partners such as Australia, Germany and UK. LIGO project operates 3 gravitational wave detectors, 2 at Hanford and 1 at Livingston. 3 LIGO observatories already हैं, 2 हैंडफोर्ड में है and 1 is at Livingston. But the proposed LIGO India project aims to move 1 advanced LIGO detector from Hanford. हैंडफोर्ड में जो 2 ऑब्जर्वेटरी है उसमें से एक को इंडिया शिफ्ट कराया जा रहा है. तो इस वजह से इंडिया वाला जो है वो यूएस का ही था, हमने यूएस ने क्या करा, उसको इंडिया शिफ्ट कराया है. Now it would be stationed at perpendicular direction to the detectors in USA. जो यूएसए में जो LIGO है उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इंडिया में प्लेस रहेगा. LIGO इंडिया इज funded by Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology. It is proposed to be built at Maharashtra's Hingoli district. तो हमें यहाँ पे LIGO में हमें याद क्या रखना है प्री के हिसाब से, LIGO किसको ऑब्जर्व करती है? ग्रेविटेशनल वेव्स को. कहाँ पे प्लेस्ड करा गया जाएगा इंडिया में? हिंगोली ऑफ महाराष्ट्र. इसके अलावा और कहाँ मौजूद है? यूएसए में. यूएसए में कहाँ? 2 जगहों पे, हैंडफोर्ड में और लिविंगस्टन में. ठीक, हमें इस चीज को याद रखना है. प्लस यहाँ पे जो यूज करा गया जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, ग्रेविटेशनल वेव्स को मार्क करेंगे एज ए 3 मार्कर. ठीक, आपके नोट्स में ग्रेविटेशनल वेव्स एज ए 3 मार्कर दे रखा है, LIGO के नीचे ही मेंशन कराया गया है, तो इसको एज ए 3 मार्कर हम मार्क करेंगे. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. LIGO detectors discovered the first gravitational wave produced by 2 giant merging black holes in 2017. Nobel Prize for Physics 2017 was awarded to scientists Rainer Weiss and Barry Barish and Kip Thorne for contribution to the LIGO detector and observation. Again, ये 2017 वाला जो नोबेल प्राइज है और जो विनर्स है फॉर LIGO, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इंडिया में ये शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक नेम ऑफ द साइंटिस्ट और इन्हें किस साल में किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला था. नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2017. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है LIGO के लिए? व्हाट इज LIGO's फुल फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम है? टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स. ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है ये भी हमारे लिए 3 मार्कर है. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप. अगेन ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं. इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वाचिंग ट्रांजिट हैपन, इसका नाम है ग्रोथ इंडिया, बिगेन इट्स ऑपरेशन एट इंडियन एटॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन हानले इन लद्दाख. अगेन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप का नाम क्या है? ग्रोथ इंडिया. ग्रोथ का फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे बेस्ड है ये ऑपरेशनल हुआ है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, और ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? हैनले. हैनले कहाँ पे? लद्दाख में. तो ये अगेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. काम क्या है? ये ग्रोथ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है किस पे बेस्ड है? ग्रोथ इंडिया प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे. क्या है ये ग्रोथ देख लेते हैं. इट इज अ फुल्ली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड टू कैप्चर कॉस्मिक इवेंट्स occurring in time scale much shorter than light years like years, days and even hours. तो इसका काम क्या है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन के जो कॉस्मिक इवेंट्स हो रही हैं जैसे कॉमेट्स का मूव करना, एस्ट्रॉइड्स का मूव करना,
ठीक, ड्वार्फ स्टार्स वगैरह का मूव करना, फॉर्मेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा। प्लैनेट्स के मूवमेंट, ड्वार्फ स्टार तो ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में होने वाले चेंजेस को ही ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि लाइट ईयर से कम है, दैट मीन्स ईयर, डेज एंड आवर वाले जो इवेंट्स हैं उनको ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। नेक्स्ट RLV-TD, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन फ्यूचर हमारे लिए मेंस क्वेश्चन बन सकता है। RLV-TD, RLV-TD क्या है? इट इज अ reusable launch system that also known as RLV. It is a system capable of launching a payload into space more than once. अब ये पेलोड क्या है? अब ये पेलोड स्पेस सैटेलाइट हो सकता है या फिर एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं। RLV-TD is a part of a series of technology demonstration missions that have been considered as a first step towards realizing a two-stage, two-orbit, fully reusable vehicle. आपको समझ नहीं आ रहा हो तो बता दूं, जैसे अभी हम लोग गगनयान डेवलप कर रहे हैं। गगनयान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो बेस मॉडल है वो GSLV पे बेस्ड रहेगा, और उसके जो टॉप पोर्शन, जो पॉइंटेड पोर्शन रहता है किसी भी लॉन्च व्हीकल का, उसी पॉइंटेड पोर्शन में जो ट्रायंगल जैसा शेप का रहता है, कोन शेप का रहता है, उसी कोन शेप में क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स को हम प्लेस करेंगे या फिर सैटेलाइट वगैरह को प्लेस करके हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। बट एक यूज के बाद क्या होता है, वो मशीन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो लॉन्च व्हीकल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे अभी इंडिया क्या करे, एस्ट्रोनॉट्स को भेज रही है, एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वहां से रिटर्न कैसे आएंगे? अब होगा ये कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एक कैप्सूल में रखा जाता है। कैप्सूल का एक लेड और बाकी हार्ड मेटल से बना हुआ एक क्या रहता है, चैम्बर रहता है, रूम जैसा रहता है। उस रूम के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बंद रहेंगे, और इस रूम को कहाँ प्लेस करा जाएगा, एक लॉन्च व्हीकल में, GSLV जैसे एक लॉन्च व्हीकल में रखा जाएगा, और इसका नाम रख दिया गया है गगनयान। अब ये गगनयान क्या करती है, अर्थ से लॉन्च होगी और स्पेस में पहुंचने के बाद तबाह हो जाती है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स जिस चैम्बर में है, वो एक हाईली रेजिस्टेबल और हार्ड चैम्बर में बने होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और वो कुछ देर तक खुद के मोटर्स और इंजन की वजह से क्या करता है, अर्थ के सरफेस के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर फ्लोट कर सकता है। जो भी सर्वे वगैरह करेंगे, करने के बाद होगा क्या, जैसे कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है, जब हम फेंक देते कोई पत्थर, कुछ देर बाद वो पत्थर अपने आप नीचे गिरता है कि नहीं, बस सेम थिंग विल हैपन विद दैट कैप्सूल एज वेल। जब उनका रिसर्च वगैरह खत्म हो जाएगा, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या करने वाले हैं, उस कैप्सूल को अर्थ की तरफ मूव कराएंगे, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या, वो कैप्सूल अट्रैक्ट होकर कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स अर्थ। और फिर जब अर्थ की तरफ वो मूव करता है, ये कैप्सूल अपना जो कह सकते हो पैराशूट वगैरह क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा, और नॉर्मली पानी वगैरह में लैंड हो जाएगा। लेकिन ये वन यूज है, एक बार यूज होने के बाद दोबारा आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो जो लॉन्च व्हीकल था वो भी गया, ये कैप्सूल भी गया। बट इंडिया के पास कोई और टेक्नोलॉजी, लेकिन वर्ल्ड के पास, जैसे अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उसमें एस्ट्रोनॉट्स को बैक टू बैक कैरी कर सकते, जैसे एरोप्लेन को आप बार बार लॉन्च कर सकते हो बाई, आप क्या एक बार टेक ऑफ हुआ, पैसेंजर को कहीं पे ड्रॉप करा, फिर वापस से फ्लाई कर आउट कर सकते हैं। सिमिलरली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी कुछ ऐसा ही है। ये एक लॉन्च व्हीकल है जो स्पेस में जाएगा, फिर स्पेस में अपना काम वगैरह खत्म करने के बाद वापस अर्थ पे आ सकता है, फिर वापस से अर्थ से रीलॉन्च होके वापस स्पेस, मल्टीपल टाइम्स आप उसे क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो RLV जो है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट विल बी एबल टू यूज अ रीयूजेबल व्हीकल। आगे बढ़ते हैं। The configuration of RLV-TD is similar to that of an aircraft and combines the complexity of both launch vehicle and aircraft. Literally जो RLV-TD है वो क्या है, दो टेक्नोलॉजीज के मिक्सेशन से बना है, दो चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तब ये बना है। एक है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो कि GSLV PSLV में मौजूद है, प्लस एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स ये जब चाहे तब लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज को मिला के हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसका नाम है RLV-TD। It was first successfully test flighted on 23rd May 2016. Validation and critical technologies such as autonomous navigation, guidance and control, reusable thermal protection system and re-entry mission management, ये सारी चीजें भी टेस्ट करेंगे। Again, RLV-TD is under development. ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। RLV-TD का एक और भी मॉडल या फिर इसका एक रिलेटिव कह सकते हो या फिर सिमिलर एक और प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा गया है, इसका नाम है अवतार।
AVATAR। अगर आप चाहो तो नेट पे इसको भी सर्च कर सकते हो। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू RLV-TD। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख जाएगा RLV-TD का ऑपरेशन क्या है। ये डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये जो पोर्शन है आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर है RLV-TD का, ये जो पार्ट है ये है आपका लॉन्च व्हीकल वाला पार्ट, PSLV GSLV वाला पार्ट है ये, ठीक। और इसके ऊपर आपको ये दिख जाएगा ये छोटा सा जो एयरक्राफ्ट है, यही है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे नॉर्मल GSLV PSLV लॉन्च होती है बस सेम टाइप, राइट हैंड साइड पे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली क्या होगा, ये RLV-TD भी सिमिलरली लॉन्च होगा। द ओनली डिफरेंस इज इस लॉन्च व्हीकल में एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एडेड है, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे ये लॉन्च व्हीकल लॉन्च होती है, इट विल असेंड इनटू स्पेस। स्पेस में जाने के बाद होता क्या है, एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंचने के बाद जो लॉन्च व्हीकल है वो सेपरेट हो जा रही है, और जो रीयूजेबल व्हीकल है या फिर जो स्पेस क्राफ्ट है वो अलग हो जा रही है। ये जो लॉन्च व्हीकल है ये नीचे क्रैश कर जाएगी इनटू योर ओशंस, ठीक। और ये जो RLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है या फिर जो स्पेस क्राफ्ट है, अब ये नॉर्मल एरोप्लेन की तरह ये स्पेस में एंटर कर जाएगी। अब स्पेस में इसे जो भी करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, जो भी काम है, जैसे साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करना है, करने के बाद अपना प्रोजेक्ट खत्म करेगी। प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद इट इज गोइंग टू फ्लाई बैक ऑन टू द अर्थ। अर्थ के ऊपर वापस ये री एंटर हो जाएगी, और इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को हम वापस से अलग अलग सेपरेट मिशंस के लिए रीयूज कर सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है RLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। TD का मतलब है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप करी जा रही है, तो इसी वजह से RLV-TD। ये इसरो का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि फिलहाल जो RLV वाली टेक्नोलॉजी ये खाली अभी USA के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। लास्ट वन इज अर्थ्स टू एक्स्ट्रा हिडन मून्स। अगेन ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। Recently, a group of Hungarian scientists confirmed a long-standing astronomical speculation: the Earth has three natural moons or satellites. The two new moons are entirely made up of extremely tiny dust particles of less than 1 millimeter size. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो दो एक्स्ट्रा मून से किस चीज से बने, they are made up of dust. Next, they were observed for the first time by Kazimierz Kordylewski, a Polish scientist, and they were later named after him as Kordylewski dust clouds. ये जो दोनों मून्स हैं, इनको ऑब्जर्व पहली बार किसने करा था? पोलिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम काजीमियरेज, जो भी आप पढ़ लेना है, और उन्हीं के नाम पे जो डस्ट क्लाउड है, जिस डस्ट से ये मून बने, उनका नाम रखा गया है KDC। दिस आर फाउंड क्लोज टू Lagrange point L5 of the Earth Moon gravitational system। खाली याद रखिएगा कितने एक्स्ट्रा मून से अपार्ट फ्रॉम आवर ओरिजिनल मून, और दो मून से, एंड इसको डिस्कवर किसने करा है। तो ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हु वाज द डिस्कवरर, एंड टोटल अर्थ के अब कितने मून्स कंसीडर करे जा सकते हैं? 3। रिसेंटली ये ऑफ द टॉपिक है। रिसेंटली चाइना इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन आर्टिफिशियल मून बाय 2020, जो कि पोस्टपोन हो गया। अब वो 2021 2022 के टारगेट बता रहे हैं, टू रिप्लेस स्ट्रीट लैम्प्स एंड लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन अर्बन एरियाज। एक्चुअली मून किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करता है, अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। मून का खुद का कोई लाइट है ही नहीं। नाउ सेम प्रिंसिपल चाइना यूज करने वाली है। वो एल्यूमिनियम या फिर बाकी मेटल कोटिंग के सैटेलाइट्स को क्या करना चाह रही है, बड़े बड़े सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करना चाह रही है। सैटेलाइट्स कह सकते हो, स्पेस क्राफ्ट कुछ भी कह सकते हो। और ये स्पेस क्राफ्ट ये क्या करने वाले हैं, जो सनलाइट है उस सनलाइट को ये अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, मून जैसे रिफ्लेक्ट करती है बस वैसे ही। इसकी वजह से होगा क्या, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से या फिर मून की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इसकी वजह से चाइना को स्ट्रीट लाइट वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It is essentially an illuminated satellite which will bear a reflective coating to cast sunlight back to Earth at night. The satellite's brightness and service time are both adjustable and the accuracy of lighting can be controlled। जिसकी वजह से चाइना एक्चुअली क्या करना चाह रही है, they are just
trying to show that they have this ability to reflect back light onto earth. पहली चीज, second, they have the ability to launch artificial moon into space, लेकिन again they are not the first one to do so. However, China is not the first country to try beaming sunlight back to Earth. In 1990s, Russian scientists used giant mirrors to reflect light from the space. लेकिन वो feasible नहीं था, economical नहीं था, इसलिए रशिया ने उस चीज पे progress नहीं करा. But China is progressing. So with this, we'll conclude your topic of space technology. Have a good day. Take care.